लेकिन इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव को जनता लड़ रही है। एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई है, दूसरी तरफ संविधान मिटाने की लड़ाई है। बहुत विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने वाली नहीं है। बाकी धर्म हमारा पेट भरने का रास्ता नहीं रह गया है, ये लोगों ने समझ लिया है अपने अनुभव से। बल्कि संविधान और लोकतंत्र धर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले देश के लिए। इस खतरे को भांप करके आज दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की तैयारी में कर रहे हैं। जी, दलित वोट बिल बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है। अयोध्या की जनता की नजर में संविधान और उसके लोकतांत्रिक अधिकार सबसे ऊपर है। उसको पता है कि अगर इस संविधान नहीं है तो इस मंदिर में प्रवेश की का अधिकार उसका नहीं रह जाए। एक दौर था प्रमोशन में आरक्षण का बिल मान लीजिए फाड़ा गया, लेकिन आज हमारा दलित समाज इस बात को समझ रहा है कि जब आरक्षण की व्यवस्था रहेगी तभी प्रमोशन की स्थिति आएगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ अंबिका चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री भी आप रहे। इस समय मैं चुनावी यात्रा पर अलग अलग जगह जा रहा हूं। अंबेडकर नगर में आपसे मुलाकात हो गई। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक तौर पर आपको लग रहा होगा कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मैं समझना चाहता हूं कि क्यों ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि इंडिया गठबंधन इस समय लड़ाई में है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की सिर्फ तुलना अगर करने का कोई सवाल होता तो उसमें इस बात की गुंजाइश हो सकती थी कि कहीं संदेह हो कि इंडिया गठबंधन क्यों जीत रहा है और क्यों नहीं जीत रहा है, संशय की कोई गुंजाइश हो सकती थी। लेकिन इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव को जनता लड़ रही है आगे बढ़ करके। और चूंकि उसके साथ इतने धोखे हुए हैं कि अब उन धोखे के लिए हमको राजनीतिक अभियान चला करके किसी कैंपेन की तरह कोई खड़ा करके और उनको ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। चुनाव में हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं उनमें जो बात हम उनके सम्मुख रखना चाहते हैं वो सारे सवाल उनके दिमाग में बहुत साफ हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी जितनी बेहाल हुई है, नौजवानों की ज़िंदगी जितनी तबाह हुई है, किसान जितनी तबाही के दौर से गुजर रहा है और नौजवान का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में नज़र आ रहा है उनके बेरोजगारी की वजह से। छोटा व्यापारी जिस तरीके से नोटबंदी के बाद से टूटा, आज उसकी हालत इतनी बदतर है कि इन सारे सवालों पर अगर हम उनको राजनीतिक तौर पे समझाना चाहते हैं तो वो हमसे ज़्यादा अपनी पीड़ा के अनुभव के आधार पर इसकी समझाइश हमको समझाते हैं कि अभी आपकी समझ में इतना आया है, हम आपको इतनी बात और समझा रहे हैं। तो इसलिए वो हम जहाँ इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उस लड़ाई को चूँकि जनता दृढ़ता और मजबूती के साथ आगे बढ़ के लड़ रही है, इसलिए हम बहुत विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आने वाली नहीं है। बीजेपी अमूमन धर्म की पिच पर, राष्ट्रवाद की पिच पर खेलने की कोशिश करती है। इस बार कौन से आपके मुद्दे हैं जिसके दम पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये सारी चीज़ें गौड़ हो जाएंगी? देखिए, हमारा देश धार्मिक देश कहा जाता है और संविधान धर्मनिरपेक्ष है, शासन व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन धर्म का एक बड़ा भारी प्रभाव है, हम इससे इनकार नहीं करते। लेकिन धर्म का नाम ले करके अंततः आप उसके भूखे पेट, उसकी बदहाल स्थिति, उसके अंधेरे भविष्य के रखते हुए सिर्फ धर्म के नाम पर कितनी देर और कितनी बार चलाओगे? अब वो थक गया है इन सारे सवालों पर, वो बिल्कुल थक गया है, उकता गया है। धर्म उनके हिस्से में रह गया है जो इन सारी चीज़ों से संपन्न हैं, जिनका अपना भविष्य अंधकार में नहीं। और है ऐसे लोग भी जो सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत छोटी है। और राजनीति में, चुनाव में तादाद ही महत्वपूर्ण है। जिसकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी और उसको उतने वोट मिलेंगे, और जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। इसलिए चुनाव में जीत हार का जहाँ तक सवाल है, हम नहीं कहते कि धर्म किन्हीं लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं। धर्म हमारे अपने विश्वास के लिए धर्म है, हमारे अपने आस्था के लिए धर्म है। बाकी धर्म हमारा पेट भरने का रास्ता नहीं रह गया है, ये लोगों ने समझ लिया अपने अनुभव से। समझा तो हम पहले भी रहे थे, ये बातें हम पहले भी लेके आते थे, लेकिन ये यकीन दहानी नहीं करा पा रहे थे। अब कि उसके हालात ने उसको मजबूती से ये विश्वास दिला दिया है
कि किसी भी हालत में अगर ये सरकार रह गई तो ये तुम्हारी हालत होने वाली है। और उससे बड़ी एक सबसे बड़ी और भी बात है कि जितना महत्वपूर्ण धर्म है उतना ही महत्वपूर्ण संविधान और लोकतंत्र है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र धर्म से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस एक नागरिक के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले देश के लिए। तो जब खतरा लोकतंत्र पर है, स्पष्ट नज़र आ रहा है, इसके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। जब खतरा हमारे संपूर्ण रूप से संविधान पर है, और वो खतरा आकलन का नहीं है कि किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक पंडित ने कह दिया ना, उन्होंने घोषित करके कहा है, चाहे कर्नाटक में कहा हो, चाहे अयोध्या में के सांसद ने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, इतने बड़े लोग नहीं कि मैं उनका नाम लूँ, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, जो उसके नीति निर्माताओं में से हैं, जो उसके नीति के लागू करने वाले लोग हैं। उन तमाम लोगों ने इरादा जाहिर कर दिया है कि हमको आप इतनी सीटें दे दीजिए ताकि अगली बार हमको संविधान बदल देना है। और संविधान बदल देना है का क्या तात्पर्य? दलित जानता है कि संविधान बदल देना है मैंने सबसे पहले हमारी हैसियत को वही कर देना है जिस हैसियत को बदलने और बराबरी देने के लिए बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था किया। तो ये बात उसकी समझ में आती है। यानी कि इंडिया गठबंधन ये मान रहा है कि बड़े तौर पर दलित वोट बैंक भी इस बार उनके साथ आ रहा है, मान रहा है जी। दलित वोट बिल बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, और वो सिर्फ किसी एक पार्टी के साथ उसका जुड़ाव रहा है, और जुड़ाव इसलिए रहा है कि उसके सवालों पर वो पार्टी खड़ी रही है, और उसके सवालों को लेकर के वो पार्टी लड़के आगे बढ़ती आ रही है। लेकिन उसको ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि अब उसके साथ बड़ा धोखा हो जाएगा, और इसमें अगर चूक हुई, संविधान और उसका अधिकार अगर चला गया, तो दलित बहुत सबसे ज़्यादा परेशानी में पड़ेगा। पिछड़े तो पहले से ही तबाह है, और किसान तो चाहे जिस किसी तबके का हो वो बदहाल है। और उन सबसे अलग जो लोग अगड़े समाज से आते हैं उनके नौजवान की भी हालत उतनी ख़राब है। बाकी तो मुद्दे बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इन सारे सवालों पर तो एक भी सवाल ऐसा नहीं जिस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर सके कि इस सवाल पर लोग हमसे खुश हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं लोगों के बीच में, तो इस समय प्रधानमंत्री मंचों से जैसे मंगलसूत्र, भैंस छीन लेंगे, ये कर लेंगे, क्या ये सवाल नहीं आते हैं? ये मुद्दे बन पा रहे हैं क्या? ये नहीं बन पा रहे? देखिए, प्रधानमंत्री जी के स्तर की ये बातें नहीं हैं, और प्रधानमंत्री जी जब अपने स्तर से उतर गए हैं तो हम समझ सकते हैं कि दोबारा वो प्रधानमंत्री पे वो नहीं होने जा रहे, चढ़ नहीं पाएंगे। जी जी, वो स्वयं उतर गए। उनको औपचारिक रूप से उतारने के लिए चुनाव के परिणाम आने हैं, बाकी वो स्वयं उतर गए हैं। और लग ही नहीं रहा है कि देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उसका प्रधानमंत्री ये शब्द बोल सकता है। तो आचरण से पता लगता है वो खुद ही उतर गए, और उतरे हैं वो आचरण में, और लोगों की नज़र में उतर गए हैं। इसलिए अब सिर्फ सिंहासन से उतरना बाकी है, वो 4 जून को होगा। एक अंतिम सवाल, आप जहाँ बैठे हैं, चूँकि आपने अयोध्या का जिक्र किया, नाम भले ही नहीं लिया, मैं ले लेता हूँ कि अब 2 मुद्दे हो गए। अयोध्या में ही राम मंदिर है, और अयोध्या के ही सांसद और प्रत्याशी भी लल्लू सिंह कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है। अयोध्या की जनता की नज़र में इन दोनों में से क्या ज़्यादा प्रभावी रहेगा, राम मंदिर या संविधान? अयोध्या की जनता की नज़र में और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले किसी नागरिक के मन में संविधान और उसके लोकतांत्रिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। अगर वो नहीं है तो उसको पता है कि अगर इस संविधान नहीं है तो इस मंदिर में प्रवेश का अधिकार उसका नहीं रह जाएगा। उसको रोका गया है पहले से भी, हजारों सालों से, और फिर ये मंदिर, तो वो मंदिर की बात क्यों करेगा अगर जिस मंदिर में उसका प्रवेश ही वर्जित हो जाएगा। जो उस मंदिर में वो पुजारी नहीं हो सकता, एक व्यवस्था है, लेकिन उस मंदिर में आस्था अगर हो और उसका प्रवेश वर्जित हो जाए तो वो उस खतरे को पहले हटाना चाहेगा। उसके बाद तो फिर राम सबके हैं, सबके मन में रहेंगे। बहुत सही समायोजन किया आपने। अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीट इंडिया गठबंधन? ये जोड़ना आपका काम है। मेरा ये कहना है कि 80 में से उतनी सीटें जितनी से भारतीय जनता पार्टी अपदस्थ हो सके, उससे 5 सीटें ज़्यादा उत्तर प्रदेश देगा। अच्छा, मेरे साथ त्रिभुवन दत्त जी हैं। आप बसपा के कद्दावर नेता रहे, समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं। अभी एक चीज़ कही अंबिका चौधरी जी ने, उन्होंने कहा कि संविधान को खतरे में देख अब दलित वोट बैंक हमारे साथ आ रहा है। क्योंकि आप एससी वर्ग से आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उसका, क्या ये बात सही है कि एससी वर्ग को ऐसा लग रहा है कि संविधान और हमारे अधिकार अब खतरे में है?
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के गरीब वर्ग को आगे बढ़ने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से इस आरक्षण को सीधे ना ख़त्म करके प्राइवेट व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो व्यवस्था बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं उससे लगभग 50% आरक्षण अपने आप खत्म हो चुका है। निश्चित तौर से पूरे देश में जो इनके लोगों द्वारा बातें की जाती हैं, इनके लोगों द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसे अपने आप प्रतीत हो रहा है दलित समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ तक कि अनपढ़ समाज के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, आज़ादी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस खतरे को भांप करके आज दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की तैयारी में कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव दो मुद्दों पर हो रहा है। हमेशा कोई चुनाव मुद्दे पर होता है, जैसे मोदी जी आए थे तो कहा कि आप लोग मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, भ्रष्टाचारियों ने विदेश में काला धन जमा किया, मैं मंगा लूँगा, 15 लाख आपके खाते में पहुँच जाएंगे। लोगों ने भरोसा कर लिया। इन्होंने कहा जमानी देशा चलती है, जमाना उधर चलता है, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा। अब तक 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, 20 रोज़गार भी नहीं मिले। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को ख़त्म करना चाहती है, इस समय देश का जो मैं समझता हूँ चुनाव हो रहा है, एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई है, दूसरी तरफ संविधान मिटाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी संविधान मिटाने की लड़ाई लड़ रही है, उनके लोग मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको हमारा दलित समाज बड़ी अच्छी तरह से पहचान चुका है और इसलिए पूरी तैयारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब इस बार ऐसी वर्ग को ये बात समझ में आ रही है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। जी अच्छी। ये मानवर कांसीराम साहब भी कहते थे कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करके ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस समय हमारा दलित समाज का वर्ग और दलित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोगों ने भी बड़ी भली भांति इस बात को पहचान लिया है कि इस समय हमारा दुश्मन कौन है। भारतीय जनता पार्टी जो बात तो दलितों की करती है, बात पिछड़ों की करती है, बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन हाथरस में क्या हुआ, हमारे मणिपुर में क्या हुआ, बेटियों के साथ जो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में 10 वर्षों में हुआ, शायद ही कभी हुआ होगा। इसको आज दलित वर्ग के लोग बड़ी तरह से पहचान करके, मैं जब भी लोगों के बीच में जाता हूं और ऐसी वर्ग की बात समझने की कोशिश करता हूं कि आपको बीजेपी खतरा लगता है कि नहीं, 2 मुद्दे कहते हैं, उस पर आपसे समझना चाहता हूं। एक तो वो जिलों के नाम की बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी आई तो इन्होंने तमाम जिलों के नाम बदल दिए। दूसरा प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करते हैं। इन दोनों मुद्दों पर जनता को कैसे समझाएंगे, क्या आश्वासन देंगे? देखिए, हम लोग जाकर समझा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो पहले लड़ाई लड़ती थी, आज वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी का भी पहले का जो मैनिफेस्टो था, जो उनकी लड़ाई थी, आज वो नहीं है, आज बदले हुए हैं। आज सर्व समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और एक दौर था प्रमोशन में आरक्षण का बिल मान लीजिए फाड़ा गया, लेकिन आज हमारा दलित समाज इस बात को समझ रहा है कि जब आरक्षण की व्यवस्था रहेगी तभी प्रमोशन की स्थिति आएगी। इसलिए आज आरक्षण को बचाना जरूरी लड़ाई है। अब सबसे बड़ी लड़ाई आरक्षण को बचाना है, इसलिए दलित समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के 2 कद्दावर नेता हैं, एक पीडीए का पी है, एक पीडीए का डी है। दोनों ही लोगों का मिलकर कहना है कि पी और डी को यह समझ में आ रहा है कि संविधान खतरे में है, इसलिए इस बड़े मुद्दे को प्रभावी बना करके वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं। हालांकि मैं पत्रकार हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों के दावों में कितनी सच्चाई है। जनता लोकतंत्र में मालिक है, वो 4 जून को तय करेगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।